अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इसकी राइटर का नाम है ज़िया अली शाह। मिरहा, मेरी जान उठने का इरादा नहीं है। रात की दवाइयों के ज़ेरे असर सोई हुई मिरहा को शामिर पास से बैठा हुआ बड़ी मोहब्बत से जगा रहा था। उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी नजरें उसके चेहरे पर मजबूत किए हुए था। ने नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों से शामिर की जानिब नजरें उठाकर देखा। उठ जाओ मेरी जान, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अपनी प्यारी बीवी के साथ नाश्ता करना है। शामिर के लहजे में एक अलग ही मोहब्बत और नरमी थी, जिसको मिरहा के दिल में महसूस करते हुए एक गीत मिस की थी। मिरहा ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोच रखा था कि कल वलीमे वाले हादसे के बाद शामिर उससे नाराज होकर उससे सवाल पूछेगा, मगर शामिर के रद्द अमल से ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। मिरहा सोचती हुई नजरों से उसकी जानिब देख रही थी कि शामिर ने अभी तक उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया, बल्कि शामिर का लहजा पहले से ज्यादा नरम और मोहब्बत भरा था। मेरी जान, मुझे तुम बाद में इतने गौर से देख लेना, फिलहाल तो मेरा पेट भूखा मुझे बद्दुआएं दे रहा है। उठ जाओ ताकि हम नाश्ता कर सकें। मिरहा जो बड़े गौर से शामिर के चेहरे की जानिब देखते हुए सोच रही थी, शामिर के बोलने पर शर्माते हुए बेड से उठकर बैठ गई। मिरहा चप्पल पहनती हुई वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई, जबकि शामिर अपने दिमाग में उसके बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से मिरहा ने इतने साल डरे और सहमे हुए गुजारे थे। शामिर का खून खोल रहा था ये सोच कर के उस घटिया इंसान जिसे वो अपना एक अच्छा दोस्त समझता था, उसने मीरा के मासूम बचपन पे एक काला अक्स छोड़ा, जिसको इतने सालों बाद भी भुला न सकी। अब शामिर को धुंधली तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थीं। क्यों वो जब भी मिरहा के नज़दीक जाता तो मिरहा घबरा जाती थी। क्यों वो मिरहा की आंखों में हर बार अपने लिए मोहब्बत महसूस करता था, मगर साथ ही एक अनजाना सा डर भी उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था, जिसको शामिर समझने की कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं सका। कमीने, तुम्हारे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा, मगर इससे पहले मुझे मेरी मासूम मोहब्बत को इस डर की दुनिया से दूर ले जाकर उसके दिल में अपने लिए छुपी हुई मोहब्बत को उजागर करना है। उसके दिल में अपनी इतनी जगह बनानी है कि वो अपने ज़बान से मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ करे। उसे अपनी मोहब्बत का मान और एतमाद इस कदर देना है कि उसके दिमाग से तुम्हारे गंदे अक्स का डर निकल जाए। शामिर सोचते हुए बेड से खड़ा हो गया। वो मिरहा को कश्मीर लेकर जाना चाहता था, ताकि जहाँ पर जाकर वो मिरहा के दिल से उस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करके मिरहा के और अपने रिश्ते बेहद मजबूत बना सके। वो मिरहा को अपना भरपूर वक्त देकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अब ये बेहद ज़रूरी हो गया था। उसे लगता था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मिरहा उससे और दूर होती जाएगी। वो इस डर को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दे सकता था। शामिर एक समझदार, सुलझावा, पढ़ा लिखा इंसान था। उसे पता था कि सब के लिए उसका घर से और काम से दूर होकर होना बेहद ज़रूरी है। उसने एक वीक की छुट्टी बड़ी मुश्किल से ली थी, क्योंकि आसिम वाला केस को शामिर शाह खुद हैंडल कर रहा था, इसलिए उसका जाना बहुत मुश्किल था। मगर उसे अपने रिश्ते की नज़ाकत को देखते हुए छुट्टियों का फैसला करना पड़ा था। शामिर के काम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। शामिर कभी फजूल में छुट्टी नहीं लेता, इसलिए अल्लाह का शुक्र था कि उसे छुट्टी मिल गई। 15 दिन की छुट्टी अप्लाई की, मगर सिर्फ एक हफ्ते की ही पास हुई। आज शाम को मिरहा और शामिर को कश्मीर के लिए निकलना था। भाई, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है मिरहा को लेकर जाने का। इससे आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बेटा, मैं भी मीरब की बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह तुम्हें भी कुछ दिन काम से छुट्टी मिल जाएगी, वरना तो तुम्हारी जान ही नहीं छूटती काम से। मुझे तो ऐसे लगता है सारे केस मेरे बेटे के खाते में ही डाल देते हैं। नहीं मेरी प्यारी मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन दिनों मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। एक ज़रूरी केस हैंडल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ कहीं घूमने का प्लान ज़रूर बनाऊँगा। वो अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए डाइनिंग टेबल की कुर्सी की पुश्त पर आन खड़ा हुआ। मेरा प्यारा बेटा, मेरी बहू को लेकर जा सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर सुबह सुबह अपनी माँ को बटर मत लगाओ। इतने सालों में तो तुम कभी हमारे साथ घूमने गए नहीं, आज कैसे तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम्हें हमें लेकर घूमने भी जाना चाहिए। शामिर की माँ शामिर के कान खींचते हुए मुस्कुराई। बटर नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ। अब मुझे अकल आ गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाना चाहिए। शामिर शौक होकर हंसते हुए बोला। वो अपनी माँ के माथे पर लब रखते हुए साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपने रूम से डाइनिंग टेबल पर आते हुए मलक ज़ुबैर ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो मुस्कुरा दिया।
खैरियत तो है। सुबह सुबह ही मेरी बीवी से इतनी मोहब्बत क्यों जताई जा रही है। मलिक ज़ुबैर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचते हुए बैठ गए। आपकी बीवी मेरी माँ है और मैं अपनी प्यारी माँ से मोहब्बत जता रहा हूँ, तो आप क्यों इतना जेलस हो रहे हैं? शाह मीर शौक होकर मजाक करता हुआ बोला, बरखुरदार, बेशक ये तुम्हारी माँ है, मगर तुम ज़रा हमारी बीवी से दूर रहा करो। अब तो तुम्हारी शादी करके तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी लेकर दी है, तो तुम मेरी बीवी को छोड़कर अपनी बीवी को तवज्जो दिया करो। मलक ज़ुबैर भी सुबह सुबह का शौक अंदाज में अपने बेटे को मजाक करते हुए बोले, भाई अब आया ना मज़ा, अब आया उन पहाड़ के नीचे। मीरब को अपने भाई की खुली उड़ती हुई देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। आपके बरखुरदार मुझे मक्खन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि ये अपनी बीवी को लेकर हनीमून के लिए मरी जा रहे हैं और इनको लगता है कि मैं रवायती सासों की तरह अपना मूड कहीं ख़राब ना कर लूँ, तो ये बेचारे मजबूरन मुझे मक्खन लगा रहे थे। शामिर की माँ ने भी शामिर की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबने शामिर को चारों तरफ से घेर लिया तो शामिर की शक्ल देखकर मीरब और उसकी मम्मी पापा तीनों एकदम कहका लगाकर हंस पड़े। भाई की शक्ल देखो, एक पुलिस वाले हो और किस कदर घबराए हुए हैं। मीरब हंसते हुए बोली, बेटा जी, जितना भी बड़ा पुलिस वाला क्यों ना हो, मगर जब बात सास और बहू की आती है तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। मलिक ज़ुबैर शामिर की नाजुक हालत को देखकर हंसते हुए चाय का सिप लेते हुए बोला, बस भाई चुप कर जाओ, आप सब तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हैं। शामिर की माँ ने अपनी बेटे की हालत को देखकर उसका साथ दिया। मम्मा आप भी कुछ कम नहीं है। शामिर हंसते हुए नाश्ता करने लगा। कब निकलना है तुम दोनों ने? मलिक ज़ुबैर ने सवाल किया। आज शाम को, शामिर ने नाश्ता करते हुए मसरूफ लहजे में जवाब दिया। तुम लोगों ने पैकिंग कर ली है? शामिर की मामा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मामा, अभी तो नहीं की, नाश्ते के बाद करेंगे। वाह भाई, करेंगे। मेरा भाई जो कहीं जाते हुए अपना मोबाइल तक भूल जाता था, अब वो पैकिंग करेंगे। मीरब ने बात को खींचते हुए फिर से मजाक किया। मीरब की बच्ची, सुधर जाओ, तुम्हें तो मैं आज वापस छोड़ के आता हूँ। तुम तो बड़ी तेज़ हो गई हो, अपने भाई की टांग खींचे जा रही हो। शामिर ने प्यार से मीरब की जानिब देखते हुए कहा। ब्यूटीफुल पैलेस, मीर प्लीज़ मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताएं ना। शामिर के साथ चलती हुई मेरा इर्द गिर्द के मंजर को बहुत खुशी से देख रही थी। वो दोनों होटल रूम की जानिब आ रहे थे। आज़ाद कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के खूबसूरत इन मकामात में कश्मीर एक अहम मकाम है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का कोई सानी नहीं और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए सयाह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जैसे हम कराची से इतनी दूर कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने आए हैं। ये बहुत पुरसकून जगह है जहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। मीर, यहाँ पर कितनी ठंड है। मेरा अपने बाजुओं को सहलाते हुए शामिर के साथ चल रही थी। रूम में चलो, तुम्हें गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पिलाता हूँ। होटल की जानिब चलते हुए मेरा अपने बाजुओं को सहलाने के साथ साथ इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर देख रही थी। मेरा कश्मीर पहली बार आई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज वादियाँ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ से ढके हुए पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। आसमान ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों के ऊपर ही झुका हुआ हो और खूबसूरत नदी के ऊपर बर्फ़ की लेयर देखकर मीरब की आंखें खुशी से चमक रही थी। मीर, ये कितना खूबसूरत मंजर है। पूरी नदी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। हम यहाँ पर अपनी पिक बनाते हैं। मेरा खुशी से बच्चों की तरह फरमाइश करते हुए बोली। हाँ हाँ मेरी जान, हम लोग यहाँ पर बहुत सी पिक्स बनाएंगे और मैं अपनी जान को पूरा कश्मीर घुमाऊंगा, मगर फ़िलहाल हमें होटल रूम में जाना है क्योंकि तुम्हारी तबीयत थकन से ख़राब हो सकती है। शामिर फिक्रमंदी से बोला। शामिर की नज़र मिरा के ऊपर थी। वो मिरा की खुशी के हर लम्हे को अपनी आंखों में कैद करके ले जाना चाहता था, जिसकी शुरुआत उसने आते ही कर दी। शामिर रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेते हुए अपने हैंड कैरी को खींचते हुए मिराह को लेकर अपने रूम में आ गया। सामान वाले बैग को एक साइड पर लगाते हुए शामिर फ्रेश होने की गर्द से वॉशरूम में चला गया। मिराह चलते हुए विंडो मिरर के सामने आ गई। पर्दा हटाकर बाहर के खूबसूरत मंजर को देखने लगी। शाम का वक्त हो रहा था। चारों तरफ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। दरख्त, लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर बर्फ़ की झालर लटक रही थी। कुछ मकामी लोग और कुछ सियाह बाहर चलते फिरते नजर आ रहे थे। वो इस मंजर को बहुत गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी। शामिर वॉशरूम से बाहर आया और मिराह को खिड़की के सामने बड़े गौर से बाहर की जानिब देखते हुए वो मुस्कुराया, क्योंकि मिराह के चेहरे पर खुशी मुस्कुराहट बनकर बिखरी हुई थी, जिसको देखकर उसे बहुत सुकून मिला। वो चलता हुआ मिराह को पुश्त पर अपना सीना रखते हुए उसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का घेरा बनाकर खड़ा हो गया।
शामिर के यूं अचानक आने पर मिरहा दुबक कर रह गई। मीर, आपने तो मुझे डरा ही दिया, मिरहा ने मध्यम सी आवाज में कहा। मीर की जान, तुम्हें मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मीर हर वक्त अपनी जान की हिफाजत करने के लिए मौजूद है। मेरे होते हुए मेरी बीवी को गर्म हवा भी छू नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पहली मोहब्बत हो। मिरहा, तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। वो कहते हुए मिरहा के बाल गर्दन से हटाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर खड़ा हो गया। शामिर की बातों में एक अलग तहफ़्फ़ुज़ को मिरहा महसूस कर रही थी। मिरहा जी, आपको मुझ पर यकीन है कि मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ? मुझ गहरी सोचते हुए बोला। जी, मिरहा जी से काम नहीं चलेगा। मुझे लफ्ज़ों में बताओ कि तुम मुझ पर यकीन करती हो, मुझे इस काबिल समझती हो कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता हूँ? जी, मुझे यकीन है कि आप मेरी हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पुलिस वाले। मिरहा के मासूम जवाब पर शामिर जो गहरी सोच में था हंसने लगा। मेरी जान, पुलिस वाला मैं दुनिया के लिए हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी हिफाजत में एक शौहर की तरह करना चाहता हूँ, जो मुझ पर फ़र्ज है। मैं यकीन के बारे में पूछ रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में मुझे बताया करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा को यह सवाल उसकी अकल से बड़ा लग रहा था। हाय, सदके जाऊँ तुम्हारी भाई की परवरिश पर, जिसने मेरी बीवी को इतनी अच्छी परवरिश की थी, कि मेरी बीवी दुनियादारी से कितनी दूर है। एक आम सा सवाल, मेरी जान, तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है। मत जोर दो अपने छोटे से दिमाग पर, वक्त आने पर खुद समझ जाओगी। रूम का दरवाज़ा खटका था और शामिर मिरहा से दूर होते हुए दरवाज़ा खोलकर वेटर से खाने वाली ट्रॉली अंदर लेकर आया। मिरहा, फ्रेश होकर आओ, मैं खाना निकालता हूँ। गरम खाने की खुशबू से मिरहा की भूख भी भड़क उठी थी। वो जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तैयार रहना। रोमान शाह का सुबह सुबह ही मीरब को मैसेज मसूल हो चुका था। मीरब मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं शाह, आपने कल की रात कैसे गुजारी है? मीरब मुस्कुराते हुए सोच रही थी। वो शाह की मोहब्बत को पाकर पूरी तरह से खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। इतराते हुए खुद को आईने में देखकर रूम से निकलकर अपनी मामा के पास चली गई। वो आज रोमान शाह के आने से पहले वाला सारा वक्त अपनी मामा के साथ गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब दोबारा शाह कभी उसे यहाँ रात नहीं रुकने देगा। वो एक रात में ही शाह की बेताबियां देख चुकी थी। रोमान शाह ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला। आज काफ़ी दिनों बाद वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना चाहता था, मगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने ददियाल वालों को देखकर उसका मूड सुबह सुबह ही ख़राब हो गया था। वो गुस्से से अपने रूम की जाने वापस आ रहा था, अपना वॉलेट वगैरह उठाने के लिए, ताकि बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जा सके। मगर उसकी अम्मी जान की आवाज़ आई, जिस पर वो वापस पलटने पर मजबूर हो गया। रुमान, तुम्हारे ताया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रुमान शाह के रुकने पर उसकी माँ ने वजाहत दी। अम्मी जान, मैं इनकी कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। रुमान शाह ने नागवारी से जवाब देते हुए वापस अपने कमरे का रुख लेना चाहा। रुमान, रुक जाओ, मेरा हुक्म है। रुमान शाह की माँ ने फिर से आवाज़ दी। इससे पहले कि रोमान शाह कुछ और बोलता, रोमान शाह का ताया अपनी कुर्सी से उठता हुआ बमुश्किल चलकर रोमान शाह के पास आकर खड़ा हो गया और नीचे झुकता हुआ उसके कदमों में बैठ गया। रुमान बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए रुमान शाह के कदमों में बैठा हुआ था। रुमान शाह जितना भी सख्त दिल बन जाए, मगर उसका दिल अंदर से बहुत सॉफ्ट था, और उसकी माँ ने उसकी ऐसी परवरिश नहीं की थी कि वो किसी बुजुर्ग को अपने कदमों में बिठाए। रुमान शाह ने अपने ताया को कंधों से उठाते हुए खड़ा कर दिया। उनकी हालत इस वक्त बड़ी नासाज थी। जर्द रंग, जो इस बात की दलील थी कि वो हर गुजरते लम्हे के साथ इस खतरनाक बीमारी की वजह से मौत के करीब जा रहे थे। रुमान, मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं आसानी से मर सकूं। वो रो रहे थे। प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ, रुमान शाह ने सरसरी अंदाज से कहा और उन्हें पास पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। उसके दूसरे ताया, दोनों ताइयाँ भी पास आकर खड़ी होगी और माफ़ी मांगने लगी। रुमान शाह जो इतने सालों से सख्त बना हुआ था, इनको यूं अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए देखकर इनको माफ़ करने पर मजबूर हो गया। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। शायद आप लोगों के साथ मैं दिली मोहब्बत वाला रिश्ता कभी भी कायम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे बचपन पर आप लोगों के सख्त जुमलों की मोहरें इस तरह से पैवस्त हैं कि मैं चाह कर भी इनको मिटा नहीं सकता। वो कहते हुए अपने रूम की जानिब चल दिया। भाई साहब, आप लोग परेशान हो, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन रोमान का दिल अपने लोगों के लिए बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। रोमान शाह की माँ सब कुछ समझते हुए भी रोमान शाह के यूँ जाने से शर्मिंदा से अंदाज में बोली, नहीं भाभी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमें माफ़ कर दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, उसके बाद हमें तो माफ़ी की उम्मीद ही नहीं थी। रोमान शाह की माँ की बात पर रोमान शाह के बड़े ताया, जो महक के वालिद थे, शर्मिंदा होते हुए बोले,
एसीपी की जान मेरे अलावा इतनी गहरी सोच में किसको सोचा जा रहा है, बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हुआ पूछ रहा था। शामिर, जो मिरहा को सोया हुआ छोड़कर कुछ देर बाहर वॉक करने के लिए गया था। शामिर मिरहा की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद था। वो चाहता था कि मिरहा अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करे ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। वो जब वापस आया तो मिरहा अपने ख्यालों की दुनिया में गुम विंडो मिरर से बाहर की जानिब देख रही थी। वो इतनी गहरी सोच में थी कि उसे रूम में आए शामिर का भी पता नहीं चला। मैं कुछ भी सोच तो नहीं रही थी, वो गहरी सोच से निकलते हुए घबराई हुई बोली। मिरहा के माथे पर पसीने की बूंदें ये बात साबित कर रही थी कि वो अपने दिमाग में किसी टेंशन वाली बात को ही सोच रही थी। शामिर के बुलाने पर मिरहा का रिएक्ट ऐसे था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो घबराए हुए जवाब देकर शामिर से दूर होने लगी। मिरहा, क्या बात है? कोई परेशानी है? कोई ऐसी बात है मेरी जान जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? तो तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे हर दुख का दावा करूंगा, मगर तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर डिप्रेशन में ले जाती है। शामिर ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खड़ा करते हुए बड़ी नरमी से कहा। मीरा ने पलकें उठाकर शामिर की जानिब देखा। शामिर का दिल तड़प सा गया था मीरा की आंखों में दर्द और वीरानी देखकर। वो सब कुछ जान तो चुका था, मगर वो मीरा पर कुछ भी खुद से जाहिर नहीं करना चाहता था। वो मिरहा का एतमाद जीत कर उसे वो मान देना चाहता था कि मिरहा खुद से अपना दर्द उसके साथ शेयर करे। उसकी भीगी पलकें और कांपते होंठ देखकर शामिर के दिल में दर्द की टीसें उठने लगी। वो मिरहा को करीब करते हुए अपने बाजू के दायरे में लेकर सीने से लगाए हुए खड़ा था। मेरी जान, क्यों खुद पर इतना जुल्म कर रही हो? एक बार मुझ पर एतमाद करके बताओ तो सही कि कौन सी बात है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देती। क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों तुम अपने दर्द को अपने अंदर रख कर उसे नासूर बना रही हो? शामिर रवानी से बोलता चला गया। वो अपना चेहरा उसके मजबूत सीने में छुपाए हुए डरी हुई बच्चों की तरह रोने लगी। मेरा आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, और ना ही कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं तुमसे प्यार करना कम कर सकता हूँ। उस डर को अपने दिल से निकाल कर मुझे बताओ मेरी जान, कि कौन सी बात तुम्हें अजियत दे रही है। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे हर दर्द की मैं दवा बन जाऊँगा। वो इतनी नरमी और मोहब्बत से ये जुमले बोल रहा था कि मिरहा के रोने में तेज़ी आने लगी। उसकी हिचकियाँ तेज़ होने लगी थीं। उसके सीने पर अपने सर को ज़ोर से टिकाए उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में पकड़े हुए हिचकियों के साथ रो रही थी। उसका पूरा वजूद उसके अंदर के दर्द की शिद्दत से कांप रहा था। शामिर ने बाहों की गिरफ्त सख्त करते हुए एहसास दिलाया कि वो है उसके साथ, मगर उसे रोने दिया ताकि उसके दिल हल्का हो जाए। पता नहीं कितनी देर वो यूं ही हिचकियों से रोती रही थी। उसकी आंसुओं में डूबी हुई मध्यम सी आवाज़ शामिर के कानों से टकराई तो शामिर उसे अपने सीने से लगाए हुए से महसूस कर रहा था। बोलो मीर की जान। उसकी मध्यम सी आवाज़ का जवाब शामिर ने बड़ी मोहब्बत भरे लहजे से दिया। क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे? बड़ा सवालिया सा अंदाज था उसका। क्यों मीर की जान को कोई शक है? शामिर अब भी उसे अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। आपको अगर मेरे बारे में कुछ पता चले तो आप मुझसे प्यार करना छोड़ेंगे तो नहीं ना? वो अपने सवालों में शायद शामिर का एतमाद भरा जवाब सुनना चाहती थी। मीर की जान, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ सकूँ। अगर मेरी जान कहे तो अपना दिल चीर कर दिखा दूँ, जिस पर सिर्फ मिरहा मीर और मेरा ही लिखा हुआ है, जिस पर सिर्फ मिरहा 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 और मिरहा ही लिखा हुआ है। क्यों मेरी बीवी मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रही? मुझे अफसोस है खुद पर कि मैं तुम्हारा एतमाद जीतने में नाकाम हो रहा हूँ। क्यों तुम्हें मेरी नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नज़र नहीं आ रही? मीर के लहजे में बहुत दर्द था। मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा शौहर हूँ। नहीं मीर, ऐसे मत बोले। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत पर जोर देते हुए बोली। शामिर की बात पर मिरहा ने अपना चेहरा पीछे करते हुए शामिर की जानिब देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरी जान, अगर मैं अच्छा हूँ तो आज मुझे अपना हर दुख बता दो। तुम अपनी सारी टेंशनें, सारे दुख मुझे दे दो। मैं बदले में अपनी जान की ज़िंदगी में खुशियाँ और मोहब्बत के रंग भर दूंगा। शामिर ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरे हुए बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से कहा। मिरहा कितनी देर उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में देखते हुए मिरहा की आंखों से आंसू रवानी से बहते जा रहे थे। मीर, अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। वो रोती हुई आवाज़ में लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। मीर कभी अपनी जान से नफरत कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वो उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए उसकी घनी पलकों से एक एक आंसू को बड़ी मोहब्बत से चुन रहा था। आप बहुत अच्छे हैं मीर, मैं आपके लायक नहीं हूँ।
اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ لائق ہم سفر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میر آپ میری حقیقت جانیں گے تو اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں بے یقینی کے الفاظ لیے ہوئے بولی، میر کی جان، جب انسان کسی کو دل و جان سے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی حقیقت معنی نہیں رکھتی۔ معنی رکھتا ہے تو صرف اس انسان کا ساتھ۔ مجھے تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ جاؤ مرہا، میں تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، مگر تم اس کالے عکس کی پرچھائی ہماری آنے والی خوشیوں پر مت ڈالو۔ مرہا، میں نے زندگی میں ضرور کچھ نیک کام کیا ہوگا جو خدا نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی معصوم اور پاکیزہ بیوی دی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میر، میں پاکیزہ نہیں ہوں، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ مرہا، آج کے بعد تم اپنے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہو گی۔ شاہ میر کے کہنے کے انداز میں ایک تڑپ تھی۔ میر، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں کسی کی زندگی میں اس طرح سے شامل ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو کچھ سمجھایا یا بتا سکتی، اور میرے اندر کا سچ مجھے ہر وقت جھنجھوڑے رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سچ کو جاننے کا آپ کو پورا حق ہے، مگر آپ کو حقیقت بتا کر میں آپ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا کے منہ سے آخری الفاظ سن کر شاہ میر کے دل کو تسکین ہوئی کہ میرا اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ میر کو پوری طرح سے ابھی تک تم نے جانا نہیں ہے میری جان۔ میر کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس ڈر کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے نکال دو۔ آپ ایک بار بیٹھ کر میری ساری حقیقت جان لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ میرا تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے تمہارے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سننی۔ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، اور اگر پھر بھی تمہارے دل کو مجھے حقیقت بتا کر سکون ملتا ہے تو بتاؤ۔ تمہارا میر سننے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی بھی حقیقت میرے پیار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے تم وہی مرہا رہو گی جس کو پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل نے قبول کیا۔ میری آنکھوں نے تمہیں قریب کرنا چاہا، میرے دل نے تمہاری قربت کی تمنا کی، مگر تم اپنی تسکین کے لیے مجھے بتاؤ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ جس ڈر کو تم نے سالوں سے اپنے اندر دبا کے رکھا ہے، اس ڈر کو آج پوری طرح سے نکال دو مرہا۔ میرا اپنے دل کا درد سنانا شروع ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے گلے سے لگی، ایک اپنا سارا دکھ سناتی چلی گئی۔ اذیت کی قلم سے لکھا ہوا وہ تاریخ دن میں جس کو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بھول نہیں سکی تھی، اس کا سارا معصوم بچپن یوں ہی ڈرتے ہوئے گزر گیا۔ آج اس کی روح کانپ جاتی تھی وہ بھیانک دن یاد کر کے۔ وہ تو اس وقت اتنی معصوم تھی کہ شاید کبھی اپنا درد بھی کسی کو بیان نہ کر پاتی، کسی کو بتانے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ میرا شروع سے ہی شائع اور سہمی رہنے والی بچی تھی، اور حادثے نے اس کی شخصیت کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ رومان شاہ نے اس کے اندر اعتماد بھرنے کی جو کوشش کی تھی اس سے کچھ بہتری تو آئی، مگر وہ کبھی بھی زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسوں کی روانی میں وہ شامیر کو اپنا درد سناتی چلی گئی۔ اس کا درد سن کر شامیر کا دل پھٹ رہا تھا۔ شامیر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اپنا سر شامیر کے سینے پر رکھے ہوئے کھڑی بتاتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شامیر کو اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی صاف نظر آ رہی تھی، جو اس وقت بھی اپنے ساتھ ہونے والے اس گھنونے واقعے کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میرا آپ کو پتا ہے کہ اس دن جب بھائی نے دیکھا تو وہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے اس طرح کی حرکتیں کئی بار پہلے بھی کی تھیں۔ میں امیر بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں بھائی اور امی مجھے ہی غلط نہ سمجھے، اور وہ کمینہ مجھے ہمیشہ ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے کہہ نہیں سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر گھر آئے تھے اور مجھے درندے کے چنگل سے چھڑا کر اپنی حفاظت کی دنیا میں لے آئے۔ اس دن کے بعد بھائی نے میری اتنی حفاظت کی کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی میں کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دانت پیٹتے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ شامیر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر، مگر اس نے مرہا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتا تھا کہ اتنی مشکل سے جو اس میں بتانے کی تھوڑی سی ہمت آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پائے گی۔ شامیر نے جتنا سوچا تھا اسے کہیں زیادہ برا مرہا کے ساتھ ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر کہ اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے میرا اپنے اندر ہی اندر گھڑتی رہی، وہ کسی کو بتا نہیں سکی۔ میرا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کتنی دیر تک چپ کھڑا رہا۔
बस मिरहा, बस अब तुमने अपना सारा दर्द मुझे सुना दिया। आज के बाद तुम इस भयानक हादसे को याद करके कभी नहीं रोगी। मेरा वादा है कि तुम्हारे मुजरम को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही सांस लूंगा। वो कहते हुए अपने मजबूत बाजों की गिरफ्त उसके गिर्द और भी कस गया। आज से वो तुम्हारा नहीं, मेरा मुजरम है, और अपने मुजरमों को एसीपी शामिर कभी माफ़ नहीं करता। वो अपने दांतों को पीसते हुए बोला। वो अपना सारा दुख शामिर को सुनाकर पता नहीं कितने सालों बाद आज सुकून की नींद सोई थी। उसके सीने पर सर टिकाए हुए कितनी पुरसकून लग रही थी। शामिर तकिए पर सर रखे हुए सीधा लेटा हुआ, एक हाथ सर के नीचे रखे और दूसरा उसके गिर्द लपेटे हुए था। शामिर उसके मासूम चेहरे को बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था, जहाँ पर इस वक्त भी मासूमियत ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। शामिर को ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि दरिंदे का इतने सालों पहले जब ये बच्ची थी कैसे ज़मीर मान गया, जो इस मासूम सी गुड़िया को अंधेरों की दलदल में धकेल गया। शामिर ने अपने लब उसके माथे पर रखते हुए अकीदत से चूम लिया। मीर की जान, बस आज जितना तुमने रोना था रो लिया। आज के बाद मेरा तुमसे वादा है कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारा हर दिन खुशियों से तलू होगा और हर शाम का सूरज मेरी मोहब्बत की पनाहों में पुरसकून गरूब होगा। शामिर कितनी देर तक उसके मासूम सोए हुए चेहरे को देखता रहा। एक हसीन सुबह के इंतज़ार में वो नींद की वादियों में जाने लगा। रुमान बेटा, आप लोग खाना खाकर जाना, आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। रुमान शाह जो ऑफिस से सीधा मीरब को लेने आया था, उसकी साथ जिद कर रही थी कि वो यहाँ से खाना खा कर जाए। ठीक है आंटी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मुझे घर जाकर ऑफिस का ज़रूरी काम करना है। जी जी बेटा, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। अब मेरा के रूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाए। रुमान शाह मेरा अब मीरब के रूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाए। रुमान शाह मिरहा के साथ चलता हुआ उसके रूम में आया और फ्रेश होने के लिए रोमान शाह मीरब के साथ चलता हुआ उसके रूम में आया फ्रेश होने के लिए। शाह क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो देख लेने दो। अपनी खुद की ज़ाती बीवी से प्यार कर रहा हूँ, कोई देखता है तो देख ले। मीरब के रूम की तरफ जाते हुए मीरब की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए किसी और ही मूड में बोला। कुमारी इस वक्त शाह की आंखों और लहजे से साफ टपक रही थी। शाह प्लीज, मामा देख लेंगी तो क्या सोचेंगी, कुछ तो शर्म कीजिए। मीरब शर्माते हुए शाह के सीने पर जोर देख कर उसे पीछे धकेल रही थी। कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि वो तो यही कहेंगी कि वाह कितना अच्छा है मेरा दामाद, मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। शाह शौक अंदाज से कहते हुए अपने लब मीरब के लबों के करीब ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीरब ने शाह के मुंह पर हाथ रखकर शाह का यह मंसूबा नाकाम कर दिया। शाह, आप कितने बेशर्म हैं, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। मीरब ने मुस्कुराते हुए शाह के किस वाले इरादे को नाकाम बना दिया। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੀਏ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਏਂਗੀ। शेर नू जिन्ना तरसावेंगी और उन्ना ही तेरी जान का दुश्मन बनेगा। शाह, अब आप क्या बोले जा रहे हैं। शाह का पंजाबी रोमांटिक लहजा मीरब के सर के ऊपर से गुजर गया। आज मैं बिल्कुल भी ये बताने के मूड में नहीं हूँ कि मैंने क्या कहा है। आज तुम मेरी शिद्दतों से मेरी बात का मायने समझने की कोशिश करना। जान शाह, घर चलो, तुम्हें पूरा मौका दूंगा मेरी इस बात का मतलब समझने के लिए। शाह, आप मुझे धमकियाँ बाद में दे लीजिएगा, पहले चलकर फ्रेश हो जाएं, मम्मा खाने पर हमारा वेट कर रही हैं। मीरब को अपनी बाहों में कैद किए हुए राहदारी के बीचों बीच खड़ा हुआ था। चलो रूम में चलकर मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। वो तो किसी और ही मूड में बोला। फ्रेश होने का तो इसका कहीं से भी इरादा नहीं लग रहा था। मीरब जो इसके आगे आगे चलती हुई रूम में दाखिल हुई थी, दरवाज़ा ठाक से बंद करते हुए मीरब की कलाई को पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसे दरवाजे के साथ लगाते हुए गहरी नज़रों से देखकर मुस्कुराया। शाह, क्या कर रहे हैं। मीरब शाह के इरादे को भांपती हुई अटक कर बोली। प्यार कर रहा हूँ जो कल रात से तुम्हें नहीं किया। जाने शाह, कल की रात तुम्हारे बिना मुझे कितनी लंबी लग रही थी। आज तुम घर चलकर मेरी हर एक शिद्दत से उसे महसूस करना। कहता हुआ मीरब को दरवाजे के साथ लगाकर उसकी कमर की दोनों साइडों पर सख्ती से हाथ रखते हुए उसकी नज़रें बेबाकी से उसकी खूबसूरत सरापे पर मरकूज थी। शाह, बहुत बोलती हो तुम। उसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। कमर की दोनों साइड पर हाथ रखे हुए उसकी चीख पर बड़ी नरमी से लब रखकर चूम लिया। सर उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा था। शाह की नज़दीकी से मीरब का दिल धक धक करना शुरू कर रहा था। मीरब अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। शाह के लबों की लम्स वो शाह के पीछे हटने के बाद भी अपनी गाल पर महसूस कर रही थी। वो अपना मुंह उसके बालों में छुपाकर उसकी खूबसूरत गर्दन पर अपने जज्बातों से चूर लबों के नरम और गर्म लम्स छोड़ रहा था। उसके लबों की गर्मी से मीरब ने घबराकर शाह के कांधों पर हाथ रख लिया। वो मीरब की बंद आंखें और अपने कांधों पर रखे हुए हाथ देखकर पीछे होता हुआ मुस्कुराया। मेरी जान, मेरे इश्क की तपिश में मत बहकिए।
فریش ہو کر آتا ہوں، کھانا کھا کر گھر چلیں، اس کے بعد ہمارے روم میں جتنا بھی بہکنا چاہیں بہک سکتی ہیں۔ شاہ کی بات پر میرب ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ سارا ملبہ میرب پر ڈال کر مسکراتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ میرب شاہ کی بات سے شرماتے ہوئے چیخی۔ پوری اجازت ہے، لے لینا، مگر گھر جانے کا ویٹ کرو۔ وہ شرارتی انداز سے جاتا ہوا رک گیا، آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ شاہ کے اس انداز سے میرب اور بھی شرم سے لال ہو گئی تھی۔ میر میر میرا فجر کی نماز سے فارغ ہو کر شامیر کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی، جو کہ رات کو بہت لیٹ سویا تھا، تو اس وقت بہت گہری نیند میں ایک میٹھی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ میر اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شامیر الٹا لیٹا ہوا گہری نیند میں تھا اور میرا بیٹھ کے پاس کھڑی ہوئی اسے اٹھا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ شامیر کروٹ لے کر سیدھا ہوتے ہوئے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، میرا کی نقل اتارتے ہوئے لفظوں کو توڑ کر بولا۔ میر جی میر کی جان اس کے شرماتے ہوئے لال ٹماٹر جیسے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اس کی مضبوط سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ چھوڑنے کے لیے میں نے تھوڑا پکڑا ہے؟ اب تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنے سینے سے لگائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ کیوں آپ کو کوئی کام کاج نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں ہے؟ وہ شرارتی لہجے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ آج شامیر کی محبت کا مان پا کر میرا نے پہلی بار شامیر کے اتنا نزدیک ہوتے ہوئے مذاق کیا تھا۔ کام کاج بھی کر لوں گا، پہلے اپنی خوبصورت پیاری بیوی کو جی بھر کر پیار تو کر لوں، کہتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ اس کی نرم گالوں کو باری باری اپنے ہاتھ سے سہلاتے رہا تھا۔ میرا آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمس میں اسے آج اپنے لیے تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ شامیر کے رات کو بولے ہوئے ہر الفاظ نے میرا کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آج کی صبح میرا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ آج کی صبح میرا خود کو سالوں سے دیکھتی ہوئی ان گندی نظروں سے محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج جس میں پیوست ہوتی گندی نظروں کے سامنے اس کے شوہر کی مضبوط محبت کھڑی تھی۔ میرا بچپن سے لے کر آج تک ان وحشت زدہ آنکھوں کو روز محسوس کرتی تھی۔ ان آنکھوں میں درندگی اور گندگی ہی گندگی نظر آتی تھی۔ شوہر کی محبت اتنی طاقت کی حامل ہوتی ہے، یہ میرا کو آج پتہ چلا تھا۔ جس درد کو وہ اتنے سال خود سے دور نہیں کر سکی، اس درد کو شامیر کی محبت بھری ایک رات کی باتوں نے اس سے دور کر دیا تھا۔ شامیر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ وہ میرا کے جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو سے بہک رہا تھا۔ میر میر وہ گردن پر جھکا ہوا گھمبیر آواز میں بولا۔ میر فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پلیز اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ شامیر کی خماری بھرے لمس سے میرا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ جی میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی جا کر پڑھ لیں۔ وہ اپنے اوپر گھٹا بن کر لیٹے ہوئے شامیر کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بولی۔ آج تیار ہے نا، ہم لوگ گھومنے چلیں گے۔ آج میں اپنی پیاری بیوی کو کشمیر کی سیر کرواؤں گا اور اس کے بعد رات کو آ کر اپنی گولڈن نائٹ کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ اتنی بے باکی سے بولتے ہوئے مسکرایا تھا کہ میرا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے اس قدر شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شامیر لطف اندوز ہو کر اس کے گال پر کس کر کے مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لینا میری جان، کیونکہ رات کو تو میں تمہیں بہت سارے موقع دوں گا شرمانے کے۔ آئی لو یو، بس میری جان، اس طرح سے میری باتوں سے شرماتی اور مسکراتی رہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا اور میرا وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی شامیر کی محبت سے مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ وہ شامیر کی محبت بھرے لمس کو یاد کر کے شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ واہ یار، تم تو بڑے چھپے ہوئے رستم نکلے، میں تو تمہیں سمجھاتا ہی رہ گیا اور تم نے تو چٹ منگنی کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ شاہ زیب نے احمر کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بہت جلد وہ دونوں منگنی کرنے والے ہیں۔ اسی بات پر احمر ڈاکٹر شاہ زیب کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تب بھی تمہیں تکلیف تھی، اور اگر اب کر لیا ہے تو اس میں بھی تمہیں پرابلم ہے؟ شاہ زیب چڑھ کر بولا۔ نہیں یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ احمر کو ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کا حال پتہ تھا، اس لیے اس نے فوراً سے وضاحت پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو غصہ کچھ زیادہ ہی آنے لگا ہے، آپ تھوڑا کول رہنے کی دوا کھایا کریں۔ مجھے غصہ آتا نہیں، تم جیسے لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو۔ ڈاکٹر شاہ زیب کا دل کل میرا کی حالت دیکھ کر بہت دکھا ہوا تھا، اوپر سے شامیر کی کڑوی باتوں نے اسے اور بھی آبدیدہ کر دیا۔ شاہ زیب یار کیا بات ہے، کیا تم نے ڈاکٹر ہما کو کسی پریشر میں آ کر ہاں کی ہے؟ شاہ زیب کے چڑے ہوئے لہجے کو دیکھ کر احمر نے سوال کیا۔
बस यार इस बात को छोड़ो, मैंने हाँ कह दी है, अब चाहे मजबूरी में की है या खुशी में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शाहजेब ने बेहद दुखी अंदाज में जवाब दिया। शाहजेब, तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या हुआ है? अचानक तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदल गई? कल मिरहा को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और इसका वो सड़ू शोहर भी साथ में ही था। बिना बात के फजूल में मेरे साथ मुंह मारी करके गया है। ओ आई थी तो मुझे अब समझ में आई कि तुमने इस चिढ़ में डॉक्टर हुमा को हाँ कह दी। यार प्लीज़, अगर हाँ की है तो पूरी कोशिश करना कि इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा सको। मेरा तुम्हारा माजी था और डॉक्टर हुमा तुम्हारे आने वाला मुस्तकबिल। तो प्लीज़ माजी की बातों को लेकर अपना मुस्तकबिल ख़राब मत करना, अहमद समझाते हुए कहा। नहीं अमर यार, इतना तो मैं संग दिल नहीं हूँ जो अपनी माजी की वजह से हुमा के साथ कुछ भी गलत करूँगा। इतना तो तुम अपने दोस्त पर यकीन रखो। हाँ मगर यार, कल का पता नहीं, मगर आज मैं मिरहा को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा। और कल उसकी हालत देखने के बाद तो मुझे और भी अजीब से ख्यालात ने घेर रखा है। कहीं ना कहीं मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या मिरहा अपनी मैरिड लाइफ से में खुश है भी या नहीं। मगर फिर मैं अपने दिल को ये सोचकर इत्मीनान दे रहा हूँ कि जिस तरह से उसका आकड़ू शोर उसके लिए पॉजिटिव हो रहा था, उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो मिरहा से प्यार करता है। अल्लाह करे कि मेरी ये सोच सच साबित हो। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मैं अपनी वजह से उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, इसीलिए मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है। एक तो मैं रोमान से पड़ी हुई दोस्ती में दरार को फिर से भरना चाहता हूँ, और दूसरा अगर मेरा के शोहर के दिमाग में कुछ शक व शुबा हो तो वो ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उस मासूम लड़की की ज़िंदगी में कोई हलचल पैदा हो, क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं। उसे तो ये पता भी नहीं कि कोई शख्स उसके साथ अपनी दुनिया बसाए हुए था। कहते हुए शाहजेब की आंखें नम हुई थीं, जिसको उसने फौरन से छुपा लिया, मगर रहमर उसकी नम आंखें देख चुका था। शाहजेब, तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला आसान नहीं था, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर हुमा एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होगी और आने वाले वक्त में तुम्हें अपने फैसले पर बहुत प्राउड फील होगा। अहमद डॉक्टर शाहजेब के कंधे पर हाथ रख के तसल्ली बख्श अंदाज में बोला। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, डॉक्टर शाहजेब संजीदा मिजाज से बोला। चलो ठीक है यार, फिर एक काम करते हैं, आज रात को गैदरिंग अरेंज करते हैं मेरे घर पर, अहमद ने डन करने वाले अंदाज से कहा। पहले इस नवाब से तो पूछो कि वो आना चाहता भी है या नहीं। जब से शादी हुई उसने तो राब्ते ही तोड़ रखे हैं। अभी तो साले की पसंद से शादी नहीं हुई, भाभी ने ज़बरदस्ती की है। अगर पसंद करके करता तो लगता है घर के अंदर ही बंद हो जाता, कभी बाहर ही ना आता। डॉक्टर शाहजेब ने हंसते हुए रुमान शाह का जिक्र किया था। रुमान शाह की बात करते ही दोनों कहका लगाकर हंसते थे। आखिर रुमान शाह में इन दोनों की जान बसती थी। उसके होने से इन तीनों की दोस्ती मुकम्मल हो जाती तो इसे ये कैसे भूल सकते थे। रोमान शाह और मीरब खाना खाने के फ़ौरन बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल आए थे, मगर गाड़ी में बैठते हुए रोमान शाह की नज़रें और ज़बान से मीरब का शर्मा शर्मा कर बुरा हाल हो रहा था। मीरब मेरी तरफ देखो। रोमान शाह की बेबाक नज़रों से तंग आकर मीरब ने अपना रुख मिरर की जानिब करके बैठ गई। मैं नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखूंगी? गाड़ी चलाते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए और दूसरे हाथ को मीरब की ठोड़ी पर रखते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया। क्योंकि शाह आप बहुत, मीरब कहते हुए रुक गई। मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे पता है। इसके सिवा और कुछ तुम मेरी हस्ती के बारे में बताना चाहो तो शौक से बता सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रोमान शाह मुस्कुराते हुए अंदाज में बोला। शाह, आपको पता है जब आप मुझसे नाराज रहते थे ना, तब बहुत अच्छे थे। अब तो आप अपने लफ्ज़ों से मेरा और आप मेरा अब आप अपने लफ्ज़ों से मेरा आपकी तरफ देखना तक महाल कर देते हैं। मीरब शर्म से सुर्ख होते हुए अल्फाजों को बमुश्किल बोली। जाने शाह, अब अपना जिगरा थोड़ा तगड़ा करो। जब रोमान शाह से इश्क करने की हिम्मत की है तो इसकी जुनूनी मोहब्बत और बेबाक लहजे को भी सहने का हौसला रखो। शौक लहजे से कहता हुआ अपने हाथ की पुश्त की दो उंगलियों से उसकी गाल सहला रहा था। शाह प्लीज़ गाड़ी सामने देख कर चलाए। रोमान शाह के हाथों के लम्स से मीरब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। ठीक है, फिर तुम मेरे सामने मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, मैं गाड़ी सामने देख कर चला लूँगा। शाह, कुछ भी बोल देते हैं आप। मीरब ने शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्लीज़ चुप करके गाड़ी चलाएं। ओके फाइन, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। अब रोमान शाह के दिमाग में एक नई तूफानी बात आई। ठीक है, आपकी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ, मगर शाह प्लीज़ इसके बाद आप पूरा रास्ता मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मीरब ने बिना रोमान शाह की शर्त को सुने हामी भर ली। हाँ हाँ मेरी जान, मेरा वादा है कि मैं पूरा रास्ता तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जान इसके बाद तुम्हें तंग करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी।
وہ مسکرا کر منہ بناتے ہوئے ہنس کر بولا، مطلب؟ میرب کو رومان شاہ کا مسکرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے شاہ کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے کس چاہیے، تم دے دو تو میں پورے راستے تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جتنا بھی تنگ کرنا ہے پھر گھر جا کر ہی کروں گا، پرومس پرومس۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ جی نہیں شاہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ چپ چاپ گاڑی چلائیں، اور یہ سڑک ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ میرب شاہ کی اس شرط کو سننے کے بعد گھبرا اٹھی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے رومان شاہ کی شرط تو سنی نہیں اور جلد بازی میں حامی بھر لی تھی۔ سوچ لو میرب، رومان شاہ، تم مجھے منع کر کے میری ضد کو بھڑکا رہی ہو۔ گہری نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولا، شاہ پلیز، اس طرح راستے میں تھوڑی ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ میرب شاہ کی تیکھی نظروں سے ڈر کر سمجھانے کی بے جا کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹھہرا رومان شاہ، جس کی الٹی کھوپڑی میں اپنے سوا کسی کی بات نہیں گھس سکتی تھی۔ اور میرب کے معاملے میں تو آج کل رومان شاہ کا دل بے لگام ہوا پھرتا تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھو، جہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے اور دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تم فضول کی مزاحمتیں کھڑی کر رہی ہو، کیوں میرے رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جانے شاہ، جب میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری ضد کو طیش مت دیا کرو، کیونکہ ضد میں آ کر تو رومان شاہ وہ کر جاتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں خود بھی نہیں سوچتا۔ میری جان، مجھے کس چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت، نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ سچ مچ ضد پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میرا ہتھیار ڈالتے ہوئے من منائی ہوئی آواز میں بولی۔ میری جان، اگر چلتی ہوئی گاڑی میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ کیا خاک آئے گا؟ میرب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رومان شاہ کی بات ماننے کے، کیونکہ رومان شاہ کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے اور میرب رومان شاہ کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرب نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ رومان شاہ کے قریب لے جاتے ہوئے شاہ کی گال پر اپنے لب رکھ کر معصوم سی کس کر دی۔ رومان شاہ آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے میرب کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے ننھی منھی کس کر کے واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہو، اور شرماہٹ ایسی تھی جیسے شاہ کے بے حد قریب اس کے باہوں کے گھیرے میں ہو۔ آپ کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ رومان شاہ کی پھٹی پڑی نظریں دیکھ کر میرب نے حیرانی سے سوال کیا۔ میرب، یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ایک آئی برو اٹھا کر حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب شاہ، کس تھی؟ میرب نے شاہ کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے فوراً سے بتایا۔ کیا تھا؟ شاہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ واقعی ہی یہ کس تھی۔ شاہ، بار بار مجھ سے نہیں بتایا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ رومان شاہ، شرم آنی بھی چاہیے، اس بات پر نہیں کہ تم نے کس دی ہے، بلکہ اس بات پر کہ یہ جو تم نے مجھے دی ہے اسے کس تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ میں تمہیں 4-5 سال کا چھوٹا بچہ لگتا ہوں جو تم مجھے ایسی چنی منی سی گھال پر کس دے کر خوش کر لوگی؟ شاہ کو اپنے موڈ کے مطابق کس نہ ملنے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو میرب کی طرح اپنے لپس پر سوچ رکھی تھی، مگر یہاں تو میرب جی گال پر کس کر کے بہت احسان جتانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ پلیز ناراض مت ہو، میں گھر جا کر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کس دے دوں گی۔ میرب رومان شاہ کا خراب موڑ کر جلدی سے بولی، تمہیں گھر جا کر اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا وہ میں خود دے سکتا ہوں، تم اپنا احسان اپنے پاس رکھو۔ رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے تم نے۔ میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ شاہ اس وقت بھڑک اٹھا تھا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی میں کٹا، کیونکہ میرب نے 1-2 بار نظر اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھا، مگر وہ وہاں پر سرد تاثرات دیکھ کر وہ بولنے کی ہمت نہیں جٹلا پائی۔ میر پلیز سامنے سے ہٹیں، مجھے تیار ہونے دیں۔ میرا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی اور شاہ میر ڈریسنگ مرر کے ساتھ ایک ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے محبت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو شامیر نے اسے پہلے ہی پینٹ کے ساتھ شرٹ پہنا کر اوپر لمبا کوٹ پہنا دیا تھا۔ میرا نے ایسی ڈریسنگ کبھی نہیں کی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اوپر سے شامیر کب سے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اس سے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا اس کی نظروں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں تیار ہونے سے روکا تو نہیں ہے؟ اگر یہ بندہ ناچیز کھڑا ہوا اپنی بیوی کو دیکھ کر دور سے اپنا دل خوش کر رہا ہے، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ میری نظریں تمہارے حسن کا صدقہ اتار رہی ہیں۔ وہ بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ کر خماری بھری لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ میرا اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے لب اس کی نازک سی گردن پر رکھ کر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔
میر نہیں۔ شامیر کی یوں کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے سے میرا کے چہرے پر ڈر کے وہی تاثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ میری جان، تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری محبت ہو۔ اب تو بات محبت سے بڑھ کر عشق کی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ میری جان، میری محبت کو اس درندے کی وحشت سے مت مشابہ دو۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم پر حق مجھے اس خدا نے دیا ہے۔ تمہیں چھونا، تمہارے قریب آنا اور تم سے رشتہ بنانا، اس سب کی اجازت مجھے ہمارے خدا دیتا ہے۔ نکاح کے 3 بولوں کی اہمیت کو سمجھو۔ پلیز مرحا، ایک قدم میری جانب بڑھا کر تو دیکھو، میں تمہیں اپنی محبت سے تھام لوں گا۔ صرف ایک قدم میری محبت کی دہلیز پر رکھو، میں تمہیں اپنی چاہت کے تخت پر بٹھا لوں گا۔ ایک قدم میری جانب بڑھاؤ، میں تمہیں اپنے اندر سما لوں گا۔ مگر جب تک تم پورے دل سے میری ہونے کے لیے تیار نہیں، میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے شادی زبردستی کی، مگر اس رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ میرا کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے دور ہوا۔ میر، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ڈر مجھے آپ کی جانب قدم بڑھانے ہی نہیں دیتا۔ میرا نے بے چین ہو کر جاتے ہوئے شامیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑے شرمندہ انداز سے کہا۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر باہر آ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر میرا کے دل پر اور روح پر لگے زخموں کی گواہی دے رہے تھے۔ میری جان، صرف ایک بات، تھوڑی سی ہمت کر کے میری محبت کی پناہوں میں آ کر تو دیکھو۔ تمہارے ہر درد کی دوا میری قربت ہے۔ میری قربت تمہاری روح پر لگے ہوئے ہر زخم کو دھو دے گی۔ میری جان، ایک بار تو اپنے شوہر پر اعتماد کر کے دیکھو۔ شامیر کی اس قدر محبت بھری میٹھی باتوں سے میرا کا دل بھر آیا تھا۔ روتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ دل سے شامیر کی محبت کو سمجھ رہی تھی۔ اسے شامیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنے ڈر سے جیت نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، رو نہیں۔ جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرا جو نہ تو اپنے ڈر سے پوری طرح سے جونچ پا رہی تھی، نہ ہی شامیر کو خود سے دور ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنی جان سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اپنے دماغ سے اس طرح کی باتیں نکال دو۔ خوش رہو، میں تمہیں یہاں پر گھمانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر بہت ہی اچھی یادیں اکٹھی کرنی ہیں۔ کل کو ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ ان کی ممی پاپا کتنے رومانٹک ہوا کرتے تھے۔ بس پلیز تم اپنے اسٹریس سے باہر آؤ اور انجوائے کرو۔ بچوں والی بات پر میرے اوپر ماں کر نظریں جھکائے بلش کر رہی تھی۔ ہائے تھتکے جاؤں، میرے ہونے والے بچوں کی ماں اتنی خوبصورت ہے۔ میری ذرا سی رومانٹک باتوں سے اتنا بلش کرتی ہے، لگتا ہے کہ میرے بچے تو گلاب کے جیسے پنک ہی پیدا ہوں گے۔ شامیر مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو نیلم ویلی کے لیے نکلنا ہے۔ جس جگہ کا آپ نام بتا رہے ہیں، میں وہاں پر کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ میرا کشمیر پہلی بار آئی تھی، تو اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ویسے تو یہاں پر بہت سے خوبصورت مقامات ہیں دیکھنے کے لیے۔ کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا، مگر یہاں کی مشہور جگہ میں سے ایک ہے جگہ نیلم ویلی۔ نیلم ویلی کو آزاد کشمیر کی مشہور ترین جگہ سمجھا جاتا ہے، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔ وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ ہر سال پاکستان اور بیرون ملک سے سیاح بڑی تعداد میں اس وادی میں گھومنے آتے ہیں، جہاں پر گھوم پھر کر لوگ بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنا سارا اسٹریس بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر قدرت کے بہترین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میر، کیا پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں؟ اس جگہ کے بارے میں اتنی جانکاری سن کر میرا نے سوال کیا۔ ہاں، آیا تھا بہت پہلے، کالج کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ 1-2 بار آیا تھا۔ اس کے بعد مصروفیت اتنی زیادہ ہوگی کہ کبھی اس طرح گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ ٹور میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین ٹور ہوگا، کیونکہ اس ٹور میں میری محبت میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہوئے شامیر نے بڑی محبت بھری نظر میرا کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اپنے ہر انداز سے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، جس میں کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ شامیر کی باتیں میرا کے دل کو چھونے لگی تھی۔ اب میرا خود سے اپنے آپ کو میر کی محبت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فرق پڑا تھا شامیر کے محبت اور کیئرنگ انداز سے۔ احمد، آج نہیں، تم کل کا پروگرام فکس کر لو۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ کیوں، آج تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ رومان شاہ کی گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر احمد نے بھڑک کر کہا، تو یار اگر کل گیدرنگ کریں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ رومان شاہ اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے تو گھر جا کر میرب کے کسبل نکالنے تھے۔
उसे अपनी किस न मिलने की वजह से बहुत तप चढ़ी हुई थी। रास्ते में इस तरह अहमद का फ़ोन आना कि वो तीनों गैदरिंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो रुमान शाह की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रुमान, ज़्यादा शौकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे पूछा नहीं गया कि तुम गैदरिंग में आ रहे हो या नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम आ रहे हो, और आने का मतलब है कि तुम हर सूरत आओगे। अपनी बातों को खींचते हुए अहमद ने कहा, ठीक है, आ जाऊँगा। वैसे भी कौन था तुम बगैर तो ने नहीं तुम बगैर तो ने मान जाना है मेरे कहने से। तुम लोगों की हमेशा तो यही गंदी आदत रही है कि तुम लोग पूछते नहीं हो तो फैसला मुझ पर थोपते हो। इसलिए मेरे लिए कुछ शॉकिंग बात नहीं है। तैयारी रखो, कमीनों में आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। रोमान शाह ने फुल गुस्से में बोलते हुए हामी भरी। अहमद, थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे दोस्त हो, कसम से यार। फौरन से मान जाते हो, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अहमद को रोमान शाह के आने की इस कदर खुशी थी कि उसका गुस्से वाला लहजा भी उसने इग्नोर कर दिया। रोमान शाह, लानत है तुम पर, बेइज्जती करवा कर भी तुम्हें मज़ा ही आता है। अहमद के जोक पर रोमान शाह ने जवाब दिया। कहते हुए रोमान शाह की भी हंसी निकल गई। कोई बात नहीं, हमारे पंजाबी यार की फितरत है गालियां देना और दोस्तों को बेइज्जत करना, इसलिए हमें ना इस बात की आदत हो चुकी है। अहमद ने कहका लगाकर हंसते हुए कहा, जी नहीं, मेरे यारों की हरकतें भी वैसी हैं, गालियाँ खाने वाली और बेइज्जत होने वाली। जैसे कि इस वक्त बिना प्लान के मुझे तुम लोग बुला रहे हो। यार, शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे खुद के भी कोई प्लान हो सकते हैं। रोमाशा ने एक नज़र मीरब के चेहरे पर डाली, जो रोमाशा के गुस्से से डरी हुई चुपचाप बैठी हुई थी। हाँ हाँ यार, हमने कौन सा तुम्हें सारी रात अपने पास रखना है। एक डेढ़ घंटे की बात है, उसके बाद जो तुम्हारा प्लान है जाकर पूरा कर लेना। अहमद ने बात को कुछ और रंग दे दिया था। अपना मुंह बंद करो, वरना वरना आकर ऐसी चपेट लगाऊंगा ना कि तुझे वापस से नशे में होने वाली फीलिंग्स आएंगी। माइक ओपन था। शाहजेब और अहमद दोनों रोमाशा की बात सुनकर कहकर लगाकर हंसे थे, और रोमाशा ने फ़ोन बंद करके सामने डैशबोर्ड पर रख दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।